बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे एक ऐसी दुनिया भी रही है जहां ग्लैमर और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन सिर्फ र्यूमर्स नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन फाइल्स तक का हिस्सा बना हुआ है। और इस ग्रे जोन की बात जब भी होती है तब एक नाम बार बार सामने आता है और वो नाम और कोई नहीं बल्कि संजय दत्त है। और दूसरी तरफ वो नाम है जिसका सिर्फ जिक्र ही एक अलग लेवल का फियर क्रिएट कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम की। वार्तालाप में आज बात होगी इस अलेज्ड कनेक्शन की, फैक्ट्स, कंट्रोवर्सीज और वो सच जो आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। सबसे पहले एक बात क्लियर करनी जरूरी है कि संजय दत्त का डायरेक्ट प्रूवन ऑपरेशनल लिंक दाऊद इब्राहिम के साथ कोर्ट में कभी एस्टैब्लिश हुआ ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनका नाम इस पूरे इकोसिस्टम में कम्प्लीटली अलग रहेगा। Right now, I'm a shattered man. My family is shattered. Very, very tough times in my life. 90s का बॉलीवुड एक ऐसा फेज था जहां अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस ओपनली डिस्कस होता था, फाइनेंसिंग से लेकर कास्टिंग तक। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क, जिसे डी कंपनी कहा जाता था, एलिजिडली बॉलीवुड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता था, फिल्म्स फंड करता था और कुछ केसेस में प्रेशर भी क्रिएट करता था। 1993 मुंबई ब्लास्ट ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां संजय दत्त का नाम एक नेशनल कंट्रोवर्सी बन गया था। ब्लास्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पता चला कि कुछ वेपन्स इंडिया में स्मगल किए गए थे और उन्हीं वेपन्स में से एक AK-56 राइफल संजय दत्त के पोजेशन में मिली थी। ये वही मोमेंट था जहां से उनकी इमेज एक सुपरस्टार से शिफ्ट होकर एक एक्यूज तक पहुंच गई थी। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि उन्होंने ये वेपन्स एलिजिडली अंडरवर्ल्ड लिंक लोगों से लिए थे, जिसमें नाम आता है अबू सलीम का, जो दाऊद इब्राहिम का क्लोज एसोसिएट माना जाता था। संजय दत्त ने अपने स्टेटमेंट्स में ये कहा है कि उन्होंने ये गन्स अपनी सेफ्टी के लिए रखे थे क्योंकि उस वक्त कम्युनल टेंशंस हाई थे और उन्हें अपनी फैमिली के लिए थ्रेट फील हो रहा था। कोर्ट ने उन्हें TADA चार्जेस से एक्विट कर दिया था, मतलब उन्हें टेररिस्ट एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं माना गया, लेकिन आर्म्स एक्ट के अंदर इलीगल पोजेशन के लिए उन्हें गिल्टी पाया गया था। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लियर करता है कि उनका नाम ब्लास्ट के एग्जीक्यूशन से लिंक नहीं हुआ था, लेकिन इलीगल वेपन्स पोजेशन एक सीरियस ऑफेंस था। अब यहाँ से कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा डीप हो जाती है। रिपोर्ट्स और मीडिया नैरेटिव ने बार बार ये सजेस्ट किया है कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप था जहाँ एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसियर्स इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहते ही रहते थे। संजय दत्त का लाइफस्टाइल, उनका सर्कल और उनका उस वक्त का फेस, ये सब स्पेकुलेशन को और भी ज्यादा फ्यूल कर रहा था। लेकिन ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि कोई कंक्रीट एविडेंस कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया जो उन्हें दाऊद इब्राहिम के डायरेक्ट नेटवर्क का एक्टिव मेंबर प्रूव कर दे। दोस्तों, अब यहाँ एक और लेयर समझनी जरूरी है। 90s का बॉलीवुड आज के बॉलीवुड जैसा ऑर्गेनाइज नहीं था। उस वक्त फंडिंग सोर्सेज लिमिटेड थे और अंडरवर्ल्ड का पैसा एक मेजर सोर्स माना जाता था। कई प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स अननोइंगली या फिर नोइंगली इस सिस्टम का हिस्सा बन गए थे। ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम थी, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं थी। संजय दत्त इस इकोसिस्टम का एक विजिबल फेस बन गए थे क्योंकि उनका केस लीगल लेवल तक पहुंच गया था। पब्लिक परसेप्शन ने भी इस नैरेटिव को शेप किया था। एक तरफ उन्हें संजय दत्त द एक्यूज्ड के रूप में देखा गया, दूसरी तरफ उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स, ड्रग एडिक्शन, फैमिली लॉस और इमोशनल ब्रेकडाउन्स ने उन्हें एक ट्रैजिक फिगर बना दिया था। जब वो जेल गए और बाद में रिलीज हुए तो उनकी कमबैक स्टोरी ने उन्हें एक रिडेम्पशन आर्क दे दिया, लेकिन कंट्रोवर्सीज का शैडो कभी कंप्लीटली गया ही नहीं। आज भी जब दाऊद इब्राहिम का नाम आता है तो लोग ऑटोमेटिकली बॉलीवुड के कुछ पुराने कनेक्शंस को याद करते हैं और संजय दत्त का नाम उनमें इंक्लूड होता ही होता है। लेकिन सच ये है कि उनका केस एक कॉम्प्लेक्स मिक्स था, लीगल फैक्ट, मीडिया स्पेकुलेशन और पब्लिक इमेजिनेशन का। कोर्ट ने जो डिसाइड किया वो डॉक्यूमेंटेड ट्रुथ है। बाकी जो नरेटिव्स हैं वो या तो सर्कमस्टेंशियल है या फिर इनकम्प्लीट पीसेस ऑफ अ बिगर पजल है। वार्तालाप का पॉइंट यहाँ सिंपल है, किसी भी कंट्रोवर्सी को समझने के लिए सिर्फ हेडलाइंस नहीं, कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ता है। संजय दत्त का केस सिर्फ एक एक्टर की स्टोरी नहीं है, ये एक पूरे एरा का रिफ्लेक्शन है जहाँ बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच की लाइन डेंजरसली ब्लर हो चुकी थी। और शायद इसी वजह से आज भी ये सवाल जिंदा है कि क्या ये सिर्फ एक गलती थी या एक सिस्टम का हिस्सा। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।